एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एक ही वीडियो में हम कवर करवाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, भारत की अलग अलग प्रकार की शिक्षा नीतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में सबसे पहले हम प्रस्तावना को समझते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का आधार होती है। जो हमारी शिक्षा है वो राष्ट्र के, अगर नेशन के देखें तो समाज के लिए, आर्थिक के लिए और राजनीतिक विकास के लिए आधार मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अनेक नीतियां बनाई। मतलब जब भारत स्वतंत्रता हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, तब उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नए नियम, एक नए कानून लाए शिक्षा में, जो कि हर एक शिक्षा को सुधारने के लिए होता है और सभी वर्गों तक, मतलब हर एक इंसान तक शिक्षा पहुंचाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई। उसमें से कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनका उद्देश्य क्या था, अब समझते हैं। इन नीतियों का उद्देश्य समानता था, गुणवत्ता था और सार्वभौमिक का शिक्षा को बढ़ावा देना था। अब समझेंगे प्रमुख शिक्षा आयोग और नीतियाँ। इसमें आपका पहला जो पूछ लिया जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949, जिसमें आपको क्या लिखना है, स्वतंत्र भारत में पहला प्रमुख शिक्षा आयोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। तो स्वतंत्र भारत का पहला प्रमुख शिक्षा आयोग था, वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसकी अध्यक्षता किसने ले रखी थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ले रखी थी। अब देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या क्या किया। उच्च शिक्षा में संरचनात्मक सुधार करा, विश्वविद्यालयों को शैक्षणिकता गुणवत्ता बढ़ाया, शोध रिसर्च और ज्ञान में, मतलब ज्ञान और रिसर्च में इन्होंने बहुत प्रोत्साहित करा। दूसरा जो आपको लिखना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि 1952 से 1953 तक का था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा के लिए, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन के जितने भी स्ट्रक्चर, मतलब ढांचे में सुधार करना था, वो इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, माध्यमिक शिक्षा आयोग का। अब समझते हैं जैसे इन्होंने क्या क्या किया। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया, विद्यार्थियों के लिए सर्वगणी व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया, माध्यमिक शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाया, मतलब ऐसा बनाया जो हर एक व्यवहार और उपयोग में आए, वो वाली माध्यमिक शिक्षा में करा गया। ऐसी आपको जो तीसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें यह स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। जो आप पहली आधिकारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानोगे वो कौन सी थी, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो कि 1968 में बनी थी। अब इसके एक एक करके हम चीज़ें समझते हैं जो इन्होंने करे हैं। जैसे आप देखोगे, देश भर में समान शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करा, 3 भाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी लागू किया गया, विज्ञान और तकनीकी, मतलब टेक्निकल शिक्षा पर विशेष बल दिया और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया। अगर शिक्षा हो तो उसके द्वारा एक संकेत भी दिया जो हर एक इंसान एकता में बढ़ावा रखना चाहिए। ऐसी फोर्थ आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यह नीति शिक्षा व्यवस्था में व्यापक और दूरगामी सुधार के लिए बनाई गई थी, जो कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से शिक्षा सुलभ कराती थी। महिला, अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति
एसटी और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान रखती थी। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी ऐसे ऐसे कैटेगरी या महिला, उन सब के शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बनी थी। शिक्षा की समग्र गुणवत्ता सुधारना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब किसने किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, जो कि 1986 में बनी थी। अब जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मतलब जिसे आप भी जानते होंगे एनईपी कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनी है। आधुनिक काल मतलब मॉडर्न, अगर मॉडर्न काल की बात करो, अभी मॉडर्न समय की बात करें, तो इस नई शिक्षा नीति ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तावित किए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे बहुत कुछ सुधरा, जैसे कि पारंपरिक 10+2 ढांचे मतलब स्ट्रक्चर की जगह 5+3+3+4 प्रणाली को लागू किया। दूसरा क्या किया? कौशल आधारित स्किल बेस्ड और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर किया, स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया। प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल किया। ये सब किसने किया? आपकी एनईपी 2020 ने, जो न्यू बनी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूरी है और कमेंट में आप लिखेंगे सब्सक्राइब। जितने नंबर पे आपने सब्सक्राइब किया होगा वो आप कमेंट में लिखेंगे, तब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी वेल डेवलप्ड, वो भी फ्री में आपको। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट रह गया था इसका पॉइंट, पहले उत्तर का क्या रह गया था? उच्च शिक्षा में बहुविषयक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी और शिक्षा और लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इसका उद्देश्य था। अब ये किसका था? एनईपी 2020 का था। अब आप देखेंगे जो हमारा दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए मुख्य कदम। मतलब कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा बनाई गई थी, उसमें कौन कौन से ऐसे कदम थे, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे जिसको हमने देखा, बहुत ज़्यादा महत्व रखा, उसका मुख्य कदम क्या क्या था, वो सब कुछ इसमें हम समझेंगे। अब इसको भी वेल डेवलप्ड हमने बना रखा है और उसको आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले जो हम समझेंगे प्रस्तावना इस आंसर का। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार के लिए बनाई गई। मतलब जो भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, वो एक भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, एक सुधार लाने के लिए बनाई गई। अत्यंत महत्वपूर्ण नीतियां थी उसमें। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन करना, मतलब समाज में एक नई चेंजेस लाना, आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय विकास का एक सशक्त माध्यम बनाना। जो हमारे राष्ट्र में विकास हो उसके लिए एक बढ़िया सा कुछ ऐसा नया नियम लाएं जिससे हर एक राष्ट्र को भी हमारे हेल्प हो। ठीक है, इसके नीति द्वारा उठाए गए मुख्य कदम को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आप समझोगे तो समानता और अवसरों पर बल, मतलब कि जो आपकी समानता है और जो अवसर पर बल है उनको हम समझेंगे। जैसे सभी नागरिकों को समान शिक्षा के अवसर देने पर जोर दिया गया, मतलब हर एक जितने भी लोग हैं, जैसे महिला, अनुसूचित जाति मतलब एससी, एसटी, इन सभी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, समानता दी गई। और जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष कानूनी व वित्तीय प्रावधान किए गए, मतलब जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, उन सभी पे ऐसे कानून लाए गए जो इनको एजुकेशन ज़्यादा पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब कि क्या है इसका? मतलब ये है जो कि हर एक जितने भी वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है,
उनको एक शिक्षा प्रदान करना है, विशेष ध्यान करके हर एक व्यक्ति को, हमारे हर एक पिछड़े वर्ग को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इनका उद्देश्य कदम था, एक मुख्य कदम था। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, दूसरा पॉइंट जो है आपका प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। इसका मतलब देश के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया तथा बच्चों के बीच में ही स्कूल छोड़ने, ड्रॉप आउट रेट की समस्या को कम करने पर विशेष ध्यान गया। मतलब कि जो शुरुआत में जो बच्चे क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के शुरुआत में ही छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट कर देते थे, वो ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया। किस कानून में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ये सारे उनके कदम थे, मुख्य कदम थे। तीसरा क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत कक्षा शिक्षा और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गई। मतलब जो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है कक्षा में, शिक्षक को उन सभी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करी गई। एक तरीके से जितनी भी सामग्री है उसको हमें दिया गया, जिससे अच्छे से हमारी शिक्षा बन सके, शिक्षा में अच्छा हो सके। ठीक है। ऐसी महिला शिक्षा को बढ़ावा, ये आपका पॉइंट है। तो इसमें क्या लिखना है आपको? महिला की शिक्षा से सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई गई और शिक्षा को महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मुख्य साधन माना गया। इसका मतलब यह है जो भी महिला थी, जो पढ़ाई नहीं करती थी, जो शिक्षा नहीं करती थी या करने नहीं दिया जाता था उन्हें, तो उनके लिए इन्होंने मुख्य कदम उठाया जो इनको एक एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण दिया जाए, इनको उस चीज़ में भाग लेने का हक दिया जाए, पढ़ाई के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाए। ये सब इसी में मुख्य कदम माने गए। व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाने के लिए माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर विशेष जोर दिया। क्या था? जो इस शिक्षा के द्वारा इन जो भी युवा थे वो आत्मनिर्भर बने और रोजगार हेतु खुद ही ऐसे योग्य बने जो उन्हें रोजगार मिल जाए। ठीक। शिक्षा में सुधार, शिक्षकों को कार्य कुशलता और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उनके व्यवस्थित प्रशिक्षण मतलब टीचर ट्रेनिंग की व्यापक व्यवस्था की गई। मतलब ऐसा नहीं था, जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, वो ऐसे ही नहीं आते थे, उनके लिए भी एक ट्रेनिंग होती थी, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से उन्हें एंगेज रखना है, ये सभी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, जिससे बच्चा एक अच्छी चीज़ें सीखे। शिक्षा जो है बोरिंग ना, उसके जगह इंटरेस्टिंग लगे। नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थियों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। मतलब उस समय में जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो मुख्य कदम थे, उस जितने भी गांव के क्षेत्र हैं उसमें जो भी एक होनहार बच्चा है, जो उसके काबिल है पढ़ने के लिए, उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करी गई। उसके लिए भी विद्यालय स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? जवाहर नवोदय विद्यालय, जिनकी स्थापना की गई उन बच्चों के लिए जो होनहार प्रतिभाशाली थे, उन सभी के लिए एक शिक्षा प्रदान करी, वो भी एक विद्यालय स्थापना की गई। लास्ट पॉइंट जो व्यावसायिक शिक्षा है, देश में पूर्ण निरक्षरता समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम
अडल्ट एजुकेशन चलाए गए, मतलब कि जितने भी अडल्ट एजुकेशन थे उन सभी को सिखाया गया। निष्कर्ष क्या है, देखो आपको ये सब तो लिखना ही है। पहले आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, फिर नीति द्वारा उठाए गए मुख्य कदम। अब मैंने आपको इसमें सब कुछ समझा दिया, अब आप इसको और बड़ा कर सकते हो। जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप उसको आंसर को और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अपने तरफ से भी आप बना के लिख सकते हो। अब आपको सीक्वेंस कैसे चलना है, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस दे रखा है ना, उस हिसाब से आपको चलना है। पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है आपको, प्रस्तावना पे ध्यान देना है। फिर नीति द्वारा उठाए गए मुख्य कदम, फिर उसके बाद आपको क्या लिखने, पॉइंट जितने भी हैं ये सारे पॉइंट लिख लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो लास्ट में है निष्कर्ष पहले अभी समझ लेते हैं, फिर आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा। निष्कर्ष क्या निकला इस उत्तर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यापक, सुलभ और सामाजिक न्याय पर आधारित बनाने में एक योग्यताकारी भूमिका निभाई। मतलब कि आप जितना भी समझे होगे अगर, तो इस नीति के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें बच्चों के लिए बहुत हेल्प थी, जो कि शिक्षा को अच्छा बना रही थी। तो यही आपके क्या है, निष्कर्ष में बताया गया। अब इसी पैटर्न में आपको चलना है जैसे मैंने आपको दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको इन सभी चीज़ों की PDF चाहिए तो मैंने उस समय पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको लास्ट में बताया था और अभी भी बताता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार आपको बताऊँगा कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखना है। अगर आपने जैसे समझ लो 800 पे सब्सक्राइब किया, 800 हो गए, आपने जब सब्सक्राइब किया तो 800 हो गए मेरे सब्सक्राइब, तो आपको क्या लिखना है, 800 सब्सक्राइब डन। क्या लिखना है, 800 सब्सक्राइब डन, तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी बच्चा ऐसे करके लिखता है उसको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जो नहीं लिखता है तो उसको PDF नहीं होगी प्रोवाइड। नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला नियम तो सब्सक्राइब का था, ठीक है, पहला आपका सब्सक्राइब का आपने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर कर देना है इसको अपने कुछ दोस्तों से, फिर लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब आपने ये सभी चीज़ें कर ली तो आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। ध्यान रखना, एक भी अगर आपने कुछ भी चीज़ें छोड़ी तो आपकी PDF मिलने से रह जाएगी, भी एकदम वेल डिज़ाइंड नोट्स रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको PDF चाहिए तो इन चारों कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो अब समझते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है क्वेश्चन, भारत में शैक्षिक नियोजना और पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका। प्रस्तावना समझिए, शैक्षिक नियोजना एजुकेशन प्लानिंग का अर्थ क्या है। अर्थ है शिक्षा की सुव्यवस्थित विकास के लिए राष्ट्र की भविष्य के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना और उपलब्ध संसाधनों का सही व कुशल उपयोग करना। समझो एजुकेशनल प्लानिंग क्या कहता है, मतलब शैक्षिक नियोजना क्या कहता है। हमें क्या देखना पड़ता है, अपने राष्ट्र के भविष्य के विकास के लिए बहुत सारी आवश्यकता होती है, उनको देखकर उनको ध्यान रखते हुए हमें नीति बनानी होती है जो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करती है, और जितने भी रिसोर्सेज है मतलब संसाधन है हम पे, उसका अच्छे से यूज़ करना, मतलब कुशल उपयोग करना, ये सब आपका एजुकेशनल प्लानिंग में आता है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, शैक्षिक नियोजना की भूमिका। शैक्षिक नियोजना की भूमिका। अब देखो शिक्षा का विस्तार, इसके तहत देश भर में नए प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ गई और शिक्षा को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। मतलब अगर आप शिक्षा का विस्तार देखें तो किसके, एजुकेशन प्लानिंग की भूमिका के तहत अगर आप समझते हो तो देश भर में प्राथमिकता, माध्यमिकता और विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, वो भी हर एक गांव तक पहुंची शिक्षा। वो आपका शिक्षा का विस्तार बताता है। समान अवसर प्रदान करना, मतलब समाज के
आर्थिक और सामाजिक रूप में कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप निकाली गई, जिससे हर एक बच्चा जो भी पिछड़े वर्ग का है, जो कमजोर वर्ग का है, मतलब पैसे नहीं है, आर्थिक रूप में कमजोर है, उन सभी के लिए एक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान करी गई और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। मतलब एक योजना भी बनाई गई बच्चों के लिए जो पिछड़े वर्ग के हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप और योजनाएं निकाली गई, जिससे हर एक बच्चा शिक्षा प्रदान कर सके। अब क्या है, मानव संसाधन विकास, जिसमें शिक्षा को देश के आर्थिक विकास से सीधे जोड़ा गया ताकि उद्योग और विकास के लिए कुशल व योग्य मानव शक्ति स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा सके। तो ये सब आपका मानव संसाधन विकास में हुआ, जो कि शैक्षिक नियोजना की भूमिका है। अब क्या है, गुणवत्ता सुधार, मतलब समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम में आधुनिक सुधार किए गए हैं। तो उस द्वारा से क्या हुआ, शिक्षा में बहुत कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, अब देखो पंचवर्षीय मतलब 5 ईयर प्लानिंग की भूमिका देखोगे तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक का था, जिसमें क्या मुख्य रूप क्या था, मुख्य रूप ये था आपका प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और नए विद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई। ये सब आपका किस में था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब जो दूसरा आपका पंचवर्षीय योजना था, उसमें क्या देखा गया, देश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्निकल एजुकेशन और उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें टेक्निकली चीज़ें सिखाई जाए, एजुकेशन में भी टेक्निकली चीज़ें सिखाई जाए और अच्छे से सिखाई जाए, उन सब चीज़ों के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना निकाली गई थी। जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये सब चीज़ें सिखाएगी। तृतीय मतलब जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, स्कूली और उच्च स्तर पर विज्ञान शिक्षा मतलब साइंस एजुकेशन को मजबूत करना और वैज्ञानिक अनुसाधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया गया। मतलब इन सभी चीज़ों पे साइंस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बाद की पंचवर्षीय योजना, इन योजनाओं में सर्वभूमि प्राथमिकता शिक्षा, यूनिवर्सलाइजेशन और प्राइमरी एजुकेशन, महिला शिक्षा, रोजगार आधारित व्यावसायिक शिक्षा और आधुनिक युग में डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। ये सब चीज़ें बाद की पंचवर्षीय योजना में बताई गई हैं। ठीक है, निष्कर्ष जो आपका लास्ट में आपको लिखना जरूरी होता है, निष्कर्ष क्या है उस उत्तर का, नियोजित पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ढांचागत विस्तार, सामाजिक समानता और गुणात्मक सुधार में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये आपका निष्कर्ष होता है इस उत्तर का। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए वेल डिज़ाइंड, तो आपको क्या क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी विद कमेंट। सब्सक्राइब डन का भी आपको लिखना जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप देखोगे आपके एग्ज़ाम में आते हुए। कोठारी आयोग 1964 से लेकर 1966 की प्रमुख सिफारिशें। अब आपको प्रस्तावना समझना है। भारत सरकार ने देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करने और उसमें सुधार के लिए 1964 में एजुकेशन कमीशन, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, आपका सुधार के लिए बनाया गया। 1964 में एजुकेशन कमीशन, उसकी स्थापना की गई, जिसे क्या कह देते हैं हम, काठोरी आयोग भी कह देते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर DS कोठारी थे। ठीक है, इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के समग्र विकास के लिए व्यापक और ऐतिहासिक सुझाव दिया। ठीक है, प्रमुख सिफारिश क्या थी, क्या रिकमेंडेशन थी इनकी। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। समान शिक्षा व्यवस्था, समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सभी बच्चों को बिना
किसी भेदभाव के समान अवसर देने की वकालत की गई। मतलब कि हर एक बच्चे को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के आपको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये इनकी रिकमेंडेशन, पहली सिफारिश जो थी इनकी ये थी। अब जो था 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का आयोग देखा जाए तो उसमें क्या पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया, जिसके तहत 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा जिसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कह देते हैं, 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा जिसे हायर सेकेंडरी कह देते हैं, 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा जिसे ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स कह देते हैं। इनका ये रिकमेंडेशन था। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब समान स्कूल प्रणाली, इसके अंतर्गत सुझाव दिया गया कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एक ही प्रकार की स्कूल के में समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उनको एक बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि हर एक बच्चे को समान हक मिले। ये स्कूल की प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, इन्होंने रिकमेंड किया था। 3 भाषा सूत्र जिसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, स्कूल में 3 भाषाओं के अध्ययन का अनिवार्य सुझाव दिया गया। मतलब कि जैसे पहला क्या होना चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। हिंदी जरूर होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा जरूरी है, और अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपी या भारतीय भाषा भी होनी चाहिए। मतलब इनका ये भी रिकमेंड था जो 3 भाषा होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने दिया। विज्ञान शिक्षा पर विशेष जोर दिया, जिसमें क्या था, आयोग ने विज्ञान, साइंस और तकनीकी शिक्षा को ही राष्ट्रीय प्रगति और आधुनिकीकरण का मुख्य आधार माना। ठीक, उन्होंने ये कहा जो साइंस पे थोड़ा और तकनीकी शिक्षा पे थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। शिक्षक की भूमिका और स्थिति मतलब जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनको समाज में एक अच्छा ओहदा मिले, एक रिस्पेक्ट मिले, सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, उसको भी बढ़ते रहना चाहिए, सैलरी भी टाइम टू टाइम बढ़नी चाहिए। ये सब आपका किस में बताया गया, शिक्षक की भूमिका और स्थिति में रिकमेंड किया। किसने किया आपका, ये कमेंट में आपको लिखना है कौन थे वो जिन्होंने ये सब बताया। अभी मैंने आपको समझाया था कौन थे वो। ठीक है, जो व्यावसायिक शिक्षा कहती है, जिसमें क्या था, माध्यमिक स्तर के बाद शिक्षा को रोजगार आधारित मतलब जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने की सिफारिश की। मतलब कि ऐसा बनाने के लिए कहा जो भी हम पढ़ते हैं वो ऐसी शिक्षा हम पढ़ें जिससे हम जॉब ओरिएंटेड चीज़ें कर सकें। मतलब हम जॉब ओरिएंटेड बनने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ने की सिफारिश करी इन्होंने। मतलब अगर आप रोजगार चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐसी शिक्षा भी प्रदान होनी चाहिए जिससे आपको रोजगार आराम से मिल सके। 8वीं क्या थी, जो शिक्षा पर बजट खर्च मतलब एक बेहद महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इन्होंने कहा था सरकार से जो शिक्षा पर अपनी कुल राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी का कम से कम 6% खर्च करना चाहिए। ये इनकी एक मांग थी, एक इनका रिकमेंडेशन नहीं था, एक तरफ से मांग भी थी। महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण सिफारिश थी इनकी। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, कोठारी आयोग ने वास्तव में भारत की आधुनिक शिक्षा नीति की मजबूत नींव रखी। इसी की दूरदर्शी सिफारिश ने आगे चलकर 1968 से और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को मुख्य रूप से प्रभावित किया। अब आपको भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। कठोरी आयोग ने बहुत कुछ अच्छा बताया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो ये चीज़ आप भी लिख सकते हैं, कठोरी आयोग बढ़िया था, कमेंट में बता सकते हो आप। ठीक, 5वां क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, भारतीय विद्यालय शिक्षा प्रणाली में असमानता और पहुंच की चुनौतियां। सबसे पहले प्रस्तावना समझें। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। जब हमारी स्वतंत्र हो गए हम तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चे हुए, विस्तार में बात हुई। ठीक है, लेकिन आज भी देश के सभी बच्चों को समान रूप से माना नहीं जा रहा। अच्छी गुणवत्तापूर्ण उन्हें
शिक्षा प्रदान नहीं हो पा रही है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विभिन्न सामाजिक, अगर आप देखिए तो समाज में आर्थिक के वजह से, सामाजिक के वजह से, संस्कृति के वजह से, क्षेत्रीय कारणों के वजह से जो भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में गहरी असमानता है, मतलब इनइक्वालिटी है, जो समानता नहीं है, आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, मतलब एक चैलेंज है। अब उन चैलेंजेस को हम समझेंगे, जो प्रमुख चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं उनको अब एक एक करके हम समझते हैं। प्रमुख चुनौतियां जैसे की चैलेंजेस क्या है। पहली जो है आपकी आर्थिक असमानता। अब आर्थिक से आप क्या समझते हैं? आर्थिक मतलब पैसा। जैसे अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर बुनियादी शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं, जैसे किताबें, स्कूल, यूनिफॉर्म, परिवहन और अन्य छिपे हुए खर्चे उनके रास्ते में बड़ी बाधा बनती है। जो भी गरीब बच्चे होते, गरीब परिवार होते हैं, अब गरीब परिवारों की जितने भी बच्चे हैं उनका क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते, शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। किताबों की वजह से, स्कूल यूनिफॉर्म की वजह से, परिवहन ट्रांसपोर्ट की वजह से, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत अड़चन देते हैं। तो यही सब एक बड़ी चुनौतियाँ बनती है एक बच्चे के लिए जो पढ़ नहीं पाता। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रामीण शहरी अंतर, मतलब अर्बन रूरल डिवाइड, मतलब जितने भी शहरी क्षेत्रों के स्कूल में आधुनिक सुविधाएं हैं, अच्छे शिक्षक हैं और तकनीक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि इसके विपरीत अगर आप अपोजिट देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अक्सर योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, प्रयोगशालाओं और बुनियादी संसाधनों की भारी कमी देखी जाती है। ये सब आपका क्या है, एक तरफ से अपोजिट है। जो भी शहरी में रहता है उसे पता होगा शहरी में शिक्षा कितनी अच्छी मिलती है, पर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो इससे बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम शिक्षा अच्छी मिल सकती है। हम अगर देखें तो बहुत कम परसेंट में आपको अभी भी प्रेजेंट में बता रहा हूँ, अभी भी आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही होगी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे शेयर करना। ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे को ये वीडियो प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे उसको भी आराम से एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आना है, तो इस वीडियो को देख लेगा तो आराम से लिख सकता है। ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। देखो इतनी हेल्प हो रही है तो लाइक तो करना बनता है। जेंडर इनइक्वालिटी, देश के कई रूढ़िवादी या पिछड़े क्षेत्रों में आज भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। मतलब बहुत ऐसी जगह है जहाँ लड़कियों को, मतलब जो गर्ल्स हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। सुरक्षा की कमी के वजह से, घरेलू काम का बोझ के वजह से, या सामाजिक सोच के, इनमें से बहुत बड़ी बाधाएं उनकी लाइफ में आती रहती हैं। मैं आपको बताता हूँ, लड़कियाँ जितनी भी आपको लगता है हर एक जगह सेम है, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी जगह होगी जहाँ नहीं पढ़ने देते, जहाँ उनको शिक्षा प्रदान करने ही नहीं देते। उनको क्या दिया जाता है, एक कह दिया जाता है जो आप घर के काम करो, या सुरक्षा की कमी के वजह से बहुत कुछ चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है उनके पेरेंट्स की गलती होगी, कुछ ऐसे अड़चने भी आती हैं। तो हर एक जगह की कुछ कुछ चीज़ें अलग होती है। जैसे अब कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ सुरक्षा अच्छी नहीं है, जहाँ सेफ़ नहीं है बिल्कुल जाना आना, तो वहाँ पे जाने नहीं देते उस कारण। कहीं ऐसा भी है जो कोई चाहता है जो हम ऐसे कैसे इनको बढ़ावा दे सकते हैं, लड़कियों को कैसे पहलू दे सकते हैं, लड़के बढ़कर होते हैं हमारे, कहीं ऐसा भी। पर अभी अगर आप देखो प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा हुआ है। अभी इंडिया में अगर देखें तो पहले जो था अब नहीं है, बहुत कम हुआ है। अगर आप देखते हो तो अब बहुत ज़्यादा लड़कियों को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। हर एक चीज़ में आप लड़कियों को देखते हो। अब जो है, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। कुछ ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे नहीं हुआ होगा, पर अब अधिकतर जगहों पे आपको चेंजेस दिखे होंगे।
ठीक है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी में आता है, जो आपके चैलेंजेस होते हैं एक शिक्षा के लिए, ठीक है। सामाजिक भेदभाव, जो समाज के वंचित समूह होते हैं, दलितों होते हैं, आदिवासी, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी अगर आप देखोगे समाज में क्या करते हैं, छोटे वर्ग के हों, देखो आप अगर अपर कास्ट के हो और आप किसी को ये नहीं समझते जो ये कोई छोटा कास्ट है, बड़ा कास्ट है, या कोई इससे दलित है या कुछ है, तो आप व्यक्ति बहुत अच्छे हो। मैं अभी वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये समझते हो नहीं ये छोटी कास्ट है, ये कैसे रह सकता, पर अभी आप देखते हो, अभी जैसे आप क्लास में दोस्त बनाते हो, तो अब जो है हम सब अगर देखें तो अभी मॉडर्न में, जो अभी आधुनिक समय है, अगर आप अभी के समय की बात करें तो इन सब चीज़ों में बहुत सुधार आता जा रहा है। अगर देखें, वैसे तो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कत थी, पर अभी के समय की बात करूं तो अभी तो बहुत सही होता जा रहा है। कोई ये नहीं देखता जो मेरा दोस्त किस वर्ग का है, दलित है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है, वो मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी है, उससे मतलब नहीं है। सामाजिक भेदभाव थोड़े कम होते जा रहे हैं, पर अगर आप उस समय की बात करें तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। उसमें शिक्षा प्रदान नहीं कर देने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, तो शिक्षा में कैसे उन्हें बैठने। जैसे आपने बहुतों की कहानी सुन रखी होगी जिन्होंने शिक्षा प्रदान कैसे कैसे करके करी, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ें आपको लिखनी भी है, ये सब लिखना है आपको। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी वजह से तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप आराम से लिख सकें। दिव्यांग बच्चों की समस्या, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे अगर आप देखोगे आज के समय पे भी जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनकी नीड होती है, ज़रूरतें होती हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना होता स्कूलों में आज के समय में भी। तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे उन बच्चों के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो कुछ वो बच्चे शिक्षा प्रदान कर सके, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं, स्पेशल एजुकेटर नहीं उपलब्ध होते हैं उनके लिए। तो ये सब भी उनके लिए एक समस्या है शिक्षा में। अगर देखें तो इसके लिए भी एक ये चुनौतियाँ है, असमानता होती है। गुणवत्ता की समस्या, वर्तमान में केवल विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, एनरोलमेंट बढ़ा देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को वास्तविक जीवन उपयोगी ज्ञान और बेहतर सिखाने के आउटकम प्रदान करना है। ये चीज़ें होती है। ऐसे आप अगर देखते होगे बहुत सारे विद्यालय होते हैं जो मतलब कुछ समझते नहीं हैं, मतलब एनरोलमेंट पे एनरोलमेंट, बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो रही, उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें क्या मतलब है, जो बच्चे आए बस स्कूल में एडमिशन होते रहे, पर उनको कुछ अच्छा सिखाना, उनको कोई ऐसी ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें सिखा दो जिससे वो आगे कुछ अच्छा कर सके, वो सब कुछ नहीं, उनको उससे मतलब है ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, समझ रहे हो। एक एक करके मैंने हर एक समस्या को बहुत डीपली समझाया है। प्रभावी समाधान, मतलब अगर सॉल्यूशन देखें तो चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा की ग्रामीण विस्तार और व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण करना चाहिए। को बता तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो भी जितने भी अभी हम सरकार को देखें तो सरकार क्या कर रहे हैं, आपका इन सब चीज़ों को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आपका क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। स्कॉलरशिप दे सकते हो, फ्री एजुकेशन कर सकते हो, अनिवार्य कर सकते हो शिक्षा को। तो ये सब चीज़ें क्या है, सॉल्यूशन होगी एक शिक्षा को असमानता से समानता में कन्वर्ट करने की, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, शिक्षा में वास्तविक समानता लाने के लिए केवल नए स्कूल खोल देना मात्र ही पर्याप्त नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन पहुंचाना अनिवार्य है। किस किस को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ आया कमेंट में लिखना। छठा क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है बहुत, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और यूजीसी के कार्य। अब आपने ये मेरे हिसाब से तो सुना होगा, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या यूजीसी के कार्य क्या क्या होते हैं, अब इसको हम समझते हैं।
ठीक है। स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। मुख्य कार्य क्या थे? स्कूली शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना। दूसरा, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी बुक्स का निर्माण करना। ये सब आपने सुन रखा होगा। स्कूली शिक्षकों के लिए आधुनिक सेवाकालीन और पूर्व सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र के नए शिक्षक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च और नए के साथ नई और आधुनिक शिक्षण तकनीकी टीचिंग मेथडोलॉजी को विकसित। और एनसीईआरटी को हमने कर तो लिया, पढ़ तो लिया, अब इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखी हमने। स्थापना कब हुई? 1961 में। स्कूली शिक्षा के विकास के लिए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करता है, एनसीईआरटी बुक तैयार करता है उन बच्चों के लिए जो कि प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के समय में जो चीज़ विकसित हो रही है या टीचिंग मेथड बढ़िया कर रहा है, बहुत कुछ है जो एनसीईआरटी डेवलप कर रहा है। मैंने एक एक करके बता दिया, सिंपल है तो आप पढ़ सकते हो उसको। अब समझते हैं एससीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद क्या होता है, इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, एक एक करके आप ना इसको रीड करना बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। राज्य स्तर पर जो स्कूली शिक्षा पे ध्यान रखता है, उसकी नीति निर्माण में ध्यान रखता है, सुधार करता है, उसी को हम एससीईआरटी का कार्य बताते हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हर एक चीज़ मैंने लिख के दे रखी, तो इसे आप पढ़ सकते हो। ये थोड़ा आसान है, इसके लिए मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको समझने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी आपको। यूजीसी क्या होती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको स्थापना कब हुई है? 1956 में, ठीक है। उच्च शिक्षा नियामक, इसके कार्य क्या क्या हैं आपको मैंने एक एक करके लिख के दे रखा है, ठीक है। आप आराम से इसको समझ सकते हो। निष्कर्ष क्या है इसका मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और यूजीसी भारतीय शिक्षक व्यवस्था के 3 सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 3 जो सबसे मजबूत स्तंभ है महत्वपूर्ण, वो कौन है? एनसीईआरटी, एससीईआरटी और यूजीसी, जो कि प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्चतम अनुसंधान स्तर पर शिक्षा के सुधार और नियमन में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। आपको मैंने हर एक चीज़ इसमें समझाई नहीं थी। क्यों नहीं समझाई? क्योंकि इसमें कम पॉइंट है और ऐसे पॉइंट हैं जो आप अपने आप भी समझ सकते हो। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर एग्ज़ाम देते हैं और आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आते हुए दिखें आपको, तो आपको क्या करना है? जब आप घर पे आते हैं या आप एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, तो आपको इस वीडियो में फीडबैक भी देना है कि जो आपके फीडबैक क्या देना है, जो आपके ही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए हैं, आपके ही क्वेश्चन में से आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है ना सेम टू सेम नहीं आया, उसके ही जैसा थोड़ा सा अलग आ गया ना, और उसका आंसर वही है, सेम ही है, बस उसको लगा जो भाई सेम क्वेश्चन नहीं है, तो वो सोचेगा नहीं इसमें से कहाँ आया, पर वो भी उसी में से रहता है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, पर उसका आंसर सेम ही रहता है, ठीक है, सेम ही रहता है। आपको वही लिखना है जो मैंने समझाया। मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी हैं क्वेश्चन, उसे भी करवा रहा हूँ, जितने भी करवाऊँगा उस सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से ही आने वाला है, तो आप फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो 7th क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्च शिक्षा का विकास और प्रमुख समस्या। देखो इसमें प्रस्तावना क्या लिखनी है आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का बहुत तेज़ी में मात्रात्मक विस्तार हुआ था। देश में विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी संसाधनों की समस्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, परंतु इस व्यापक विस्तार के साथ साथ कई गंभीर आंतरिक
और व्यावहारिक समस्या भी उत्पन्न हुई। मतलब कि हायर एजुकेशन में कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, बहुत सारी तकनीकी संसाधनों का वृद्धि हुई और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चुनौतियां, समस्या भी आई। अब उच्च शिक्षा का विकास देखें तो डेवलपमेंट देखें, सबसे पहला जो आप विकास देखोगे क्या है उच्च शिक्षा में, संसाधनों का व्यापक विस्तार। आज़ादी के बाद देश के केंद्रीय, राज्य और मानद विश्वविद्यालयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। मतलब बहुत ज़्यादा बने, बहुत ज़्यादा उनकी डेवलप हुई और उसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहर थे उधर भी शिक्षा प्रदान हुई। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का उदय, ये क्या है? देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंजीनियरिंग, आईआईटीज, चिकित्सा, एम्स और प्रबंधन, आईआईएम। आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंजीनियर, चिकित्सा, प्रबंधन के लिए बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम और एम्स, है ना। तो बहुत सारे कॉलेज खोले गए जिससे विकास हो सके तकनीकी रूप से, है ना। देखा तीसरा देखें तो शोध और नवाचार, विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखो रिसर्च, इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया, बहुत काउंसलिंग करी गई, ये सब चीज़ें आपकी शोध और नवाचार में आती है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, पिछले कुछ दशकों में निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कॉलेजेस की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और जिसने उच्च शिक्षा की सीटों की क्षमता को बढ़ाया। प्रमुख समस्या भी समझ लेते हैं। गुणवत्ता की भारी कमी, मतलब मुट्ठी भर शीर्ष संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएम को छोड़कर देश के अधिकांश सामान्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजेस में शिक्षा पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाएं का स्तर अत्यंत कमज़ोर और पुराना है। मतलब अभी भी देखें तो हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, बस आईआईटी और आईआईएम को छोड़ के, जैसे है ना, इन सब को देखें तो कॉलेजों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं और वो पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ इनकी प्रॉब्लम है। रोज़गार की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, ये भी देखो तो आपको पता ही आजकल के समय में भी डिग्री होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलती, वो चीज़ भी एक समस्या है। शोध और अनुसंधान का निम्न स्तर, वैश्विक मानकों की तुलना में हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों में मौलिक अनुसंधान और नवाचार, इनोवेशन के लिए पर्याप्त माहौल, आधुनिक संसाधन और रुचि की भारी कमी है। मतलब अगर आप देखो रिसर्च या इनोवेशन में तो इन सब के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं भी नहीं और किसी किसी की रुचि होती भी नहीं, बहुत लोगों की रुचि है ही नहीं। क्योंकि रुचि कैसे होगी? रुचि तब होगी जब हम वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तब होगी ना। तो ये चीज़ की भी एक समस्या है। क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता है, मतलब समान नहीं है, ये चीज़ तो मैंने तब से बताई है। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट, जो आपकी वित्तीय संकट होती है, मतलब हर एक इंसान पे उस हिसाब से फंडिंग नहीं होती, एक उस हिसाब से उसके रिसर्च के लिए पैसा नहीं होता, तो वो चीज़ भी आपकी एक समस्या है। निष्कर्ष में आप देखें तो भारत में उच्च शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार तो सराहनीय है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसकी गुणवत्ता, रोजगारता और सभी के लिए समान अवसर जैसे गंभीर चुनौतियों या युद्ध स्तर पर ध्यान दिया जाए। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन 8 सर्व शिक्षा अभियान, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। और आरटीई एक्ट 2009 का प्रभाव, ये सब आपको मैंने दे रखा है, एक एक करके हर चीज़ डिटेल में दे रखी है। इसको आराम से पढ़ना, आराम से समझना, एक एक चीज़ अच्छे से दे रखी है, इसको समझना है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है, उस हिसाब से चलना। 9th क्वेश्चन, भारतीय उच्च शिक्षा पर वैश्वीकरण और GATS का प्रभाव। देखो मैं इस वजह से आपको समझा नहीं रहा हूँ जिससे आपका कम समय लगे, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने समझाई है, और ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, ठीक है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन, फिर आप बोलोगे जो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं और वही आ गया एग्जाम में, वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। ध्यान से। 9वां क्वेश्चन क्या था? भारतीय उच्च शिक्षा और वैश्वीकरण और GATS का प्रभाव, ये आपका भी इम्पोर्टेंट। इसमें भी मैंने हर एक चीज़ दे रखी है, पीडीएफ की कंडीशन बता रखी है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब का डन लिख के भी रखना है, जो जितने पे आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो ये जैसे आपका है, एक शॉर्ट्स नोट्स में आता है आपका कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आपका रहेगा, सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैंने हर चीज़ आपको दे रखी है, तो आप आराम से इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। अब मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, तो ध्यान से आपको हर चीज़ देख लेनी है। पीडीएफ के लिए आपको मैंने एक चीज़ बोल दी है,
अब दोबारा लास्ट में एक चीज़ और मैं बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनना। अब लास्ट वाली चीज़ जो मैं बता रहा था आपको तब से, जो अगर आपको PDF चाहिए या इंफॉर्मेटिव आपसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आपको चैनल की वीडियो को अभी लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर से शेयर अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे करना है। कमेंट में अच्छे फीडबैक, जो आप एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन देखोगे आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो फीडबैक में दे देना हाँ यहीं से आया, एग्ज़ाम यहीं से आया था, ठीक है। और सब्सक्राइब डन लिख के, जैसे आपने 800 पे सब्सक्राइब किया तो 800 सब्सक्राइब डन आपको ये चीज़ लिखनी है, या 900 पे किया ये। अगर आप इस वीडियो पे लाइक बहुत अच्छे करते हैं, सब्सक्राइब बहुत अच्छे करते हैं, शेयर करते हैं, कंडीशन मैंने आपको PDF के लिए बताई है, उसके लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आपको आराम से वो PDF एनेबल हो जाएगी। ध्यान रखना SSCL मतलब सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक, ध्यान रखना SSCL आपको करना पड़ेगा, तो आपको वो PDF आराम से मिल जाएगी।